अब हम लोग को टॉपिक नंबर 11.7 पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी कि द फोटोन पर बात करना है। इसमें हम लोग साथ ही साथ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11.1 और 11.2 उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है सारा चीज कि आइंस्टीन के जो अकॉर्डिंग है लाइट हमारा बना हुआ रहता है बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल का जिसको फोटोन कहते हैं। ये सब हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं ना। फोटोन सब बहुत ही छोटा छोटा स्मॉल एनर्जी पैकेट होता है, छोटा छोटा स्मॉल एनर्जी पैकेट होता है, सारा चर्चा हो चुका है। इसी चीज को हम लोग समराइज कर देते हैं। लाइट का जो फोटोन पिक्चर है उसको समराइज करेंगे अभी। मतलब लाइट को फोटोन मान करके क्या क्या चीज हम लोग को पता चला वही चीज को एक जगह बस समराइज कर दे रहा है। ठीक है, रेडिएशन यानी कि जो लाइट है वो बिहेव करता है क्या, जैसा कि बना हो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल का, और उस छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं हम लोग, फोटोन कहते हैं। ईच फोटोन हैज एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या, एच न्यू, और उसका जो मोमेंटम होता है वो एच न्यू बाय सी, एच न्यू बाय सी, पी इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी। ये सब हम लोग निकाल चुके हैं जब हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे थे। उसी समय हम लोग निकाले थे कि प्रत्येक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एच न्यू, और साथ ही साथ जो उसका मोमेंटम होता है वो एच न्यू बाय सी होता है। अच्छा, ऑल फोटोन ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू या फिर वेवलेंथ लेमडा हैव सेम एनर्जी। जैसे अगर क्या कहते हैं एक सेम फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट आ रहा है तो हर फोटोन का एनर्जी क्या होगा, उसमें सेम रहेगा, मोमेंटम भी सेम रहेगा। एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू या फिर एच सी बाय लेमडा, और मोमेंटम का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी या फिर एच बाय लेमडा। हम लोग इंट्रोडक्शन का जब क्लास कर रहे थे इस चैप्टर में, पहला क्लास, उसी में ये सब बात हम लोग सीख लिए थे, निकाले भी थे। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये सब चीज करके क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ना। आने वाले फोटोन का जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, फोटोन पे ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। फोटोन सब जो होता है वो क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता ना। तो जब वह इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो डिफ्लेक्ट वगैरह नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड में भी चलेगा तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि फोटोन सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये सब ये खास बात है ध्यान रखने वाला। इन अ फोटोन पार्टिकल कॉलिजन, यानी कि अगर जैसे मान लिया दो फोटोन टकराएगा, तो जब दो फोटोन टकराता है आपस में, या फिर एक फोटोन या एक इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहा होता है, एक फोटोन किससे टकराया, इलेक्ट्रॉन से। फोटोन ला करके मारते हैं ना इलेक्ट्रॉन पे। तो जब कोलिजन होगा ना, तो कोलिजन होते समय क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ाया जाता है कोलिजन वगैरह के बारे में। तो जब कोलिजन होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। पढ़े होगे पता नहीं 9th क्लास में, टकराव से पहले और टकराव के बाद का मोमेंटम सेम, यानी कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 ना। जैसे कि रॉकेट काम करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है रॉकेट, वो उसमें पढ़ाया जाता है 9th क्लास में ये सब चीज। ठीक है, इन अ फोटोन पार्टिकल कॉलिजन, यानी एक फोटोन और पार्टिकल कोलाइड अगर कर रहा है तो उस वक्त क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए फोटोन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोलाइड कर रहा है, तो जो टोटल एनर्जी है और जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जबकि क्या है, द नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व इन अ कॉलिजन। जब टकराएगा एक फोटोन किसी क्या चीज से, इलेक्ट्रॉन वगैरह से या किसी चीज से, तो उस समय हो सकता है कि जो फोटोन का जो संख्या है वो बदल जाए। हो सकता है कि किसी चीज से टकराने के बाद फोटोन को क्या कर ले, वो चीज एब्जॉर्ब कर ले। तो उसका जैसे 10 फोटोन आया, एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया तो 9 फोटोन बचा, टकरा के लौटा। ऐसा होता है ना, जैसे कोई मिरर पे लाइट मारे तो लाइट टकराएगा, तो टकराने के बाद जब वापस जाता है तो उसका इंटेंसिटी उतना नहीं रहता है, थोड़ा कम हो जाता है, लाइट का चमक थोड़ा कम हो जाता है। लाइट का चमक कम हुआ, इसका मतलब कुछ फोटोन को क्या किया, उसका सरफेस एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे हम लाइट दिए मिरर पे, तो जब मिरर पे लाइट गिरेगा तो वहां पे क्या होता है, अगर 100 फोटोन आया है तो उसमें से 5 फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, 95 फोटोन वापस आया, तब ना चमक थोड़ा क्या हो जाता है, लाइट का कम हो जाता है मिरर से टकरा के। आगे हम लोग फ्यूचर में एक बात और भी चीज है, इसी में एक प्रोसेस होता है
चैप्टर 9 में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णतः आंतरिक परावर्तन, जो कि क्लास 10th में भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है कि लाइट आएगा ना तो पूरा 100% रिफ्लेक्ट होगा। तो खैर वो घटना तो अलग है, नॉर्मली किसी चीज से टकराता है तो कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकता है, टकराव के बाद नंबर ऑफ फोटोन घट भी सकता है ना। तो वही बात लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व इन कॉलिजन, द फोटोन मे बी एब्जॉर्ब और अ न्यू फोटोन में बी क्रिएटेड, या तो नया फोटोन बन सकता है या फिर वो क्या कहते हैं फोटोन उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अब हम लोग को इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 11.1 और 11.2। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 11.1 ये देखना था हमको ना पिछले टॉपिक पे। तो हम लोग बात करते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर, और जो पावर है उस लेजर का वो इतना वाट है। ठीक है, तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन द लाइट बीम, यानी कि हमको लाइट का क्या करना है, एनर्जी निकालना है। और लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं, एनर्जी बराबर H × न्यू, यही हम लोग एनर्जी निकाल लेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला H × न्यू यानी प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू क्या, फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.626 लिखते हैं ना, 6.626 × 10⁻34 यही होता है ना। तो इसको इसके बाद 5 से बड़ा संख्या तो इसको एक अंक बढ़ा सकते हैं, तो 6.63 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻34। एनसीईआरटी इतने ही लेके काम किया तो यही लेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमको 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6.63 गुना 6 करेंगे तो ये इंटू ये मल्टीप्लाई होके हमारा इतना आ जाएगा। और ये 10⁻34 है और 10⁻14 है, तो -34 और +14 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -20 क्या। अब उसके बाद ये चीज ऐसे, ये ऐसे। अब हम लोग इसको जो साइंटिफिक तरीका वो ये कहता है कि एक अंक के बाद दशमलव को रखना चाहिए, डेसिमल को रखना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक अंक इधर लेकर के आएंगे, यानी एक बड़ा संख्या 39 को 3 पॉइंट कुछ बनाएंगे। तो इसको जब इस साइड लेकर के आएंगे ये यहां आ जाएगा। तो हम लोग को चूंकि बड़ा संख्या को छोटा बना रहे हैं तो हमको पावर में इधर एक ऐड करना पड़ता है इंटू 10⁻, जितना रहता है। तो इसको पॉइंट को जब इधर लेकर के आए 3.978, तो हम लोग इधर क्या किए, पावर में एक ऐड कर दिए, तो ये हो गया 3.9। और इसके बाद 5 से बड़ा संख्या था तो इसको एक अंक बढ़ा के 8 लिख लिए, और -20 और +1 मिला के क्या हो गया -19। इतना जूल हमारा ये क्या आंसर हो गया, एनर्जी हो गया। तो एनर्जी बराबर सीधा फॉर्मूला था, प्लैंक्स कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना था फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा एनर्जी आ जाता। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग बी नंबर क्वेश्चन की ओर। बी नंबर क्वेश्चन 11.1 का ये कह रहा है कि हमको जो है ये जो लेजर लाइट था ना, लेजर लाइट से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब हो गया सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट निकलना, यानी एक कलर का लाइट निकलना, एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट निकलना। अगर निकल रहा हो कभी किसी टॉर्च से तो कहेंगे क्या कि मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी वाला निकल रहा है। तो इसका अर्थ ये होता है, हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर इमिटेड बाय द सोर्स, यानी कि जो लाइट टॉर्च जो हम जला रहे हैं जिससे कि इस फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल रहा है, उस टॉर्च से हमको बताइए कि प्रति सेकेंड कितना फोटोन बाहर निकल रहा है, प्रति सेकेंड कितना फोटोन बाहर निकल रहा है, फोटोन का संख्या बताना है। तो देखिए सवाल में जो है वो बोला हुआ है क्या, जो गिवन है वो क्या है, पावर हमको दिया हुआ है, पावर शक्ति, पावर दिया हुआ। पावर बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी जो यहां से निकल रहा है प्रति सेकंड, उसी को हम लोग पावर कहेंगे। यानी कि एनर्जी यहां से निकल रहा है जितना अभागा टोटल टाइम, पावर बराबर होता है एनर्जी अभागा टाइम, एनर्जी सप्लाइड भागा टाइम। तो पावर हमको दिया हुआ है, ठीक है, पावर को हम लोग बोल देते हैं क्या, P से डिनोट कर देते हैं। टोटल एनर्जी जो हमारा टॉर्च से निकल रहा है भागा टोटल टाइम, टोटल एनर्जी जो हमारा निकलेगा टॉर्च से वो टोटल एनर्जी हमारा कितना होगा। अगर एक फोटोन निकलता है, ठीक है, तो एक फोटोन निकलता है तो उसके पास एनर्जी होता है एक ई, ई मने क्या, एच न्यू, ई का मने क्या
एक ई मतलब क्या, एक तो एच न्यू, यही ना, एक फोटोन निकलेगा तो उसके पास होगा एक ई एनर्जी, ई मने एच न्यू ना, एक फोटोन निकलता है तो एक ई, दो फोटोन निकलता है तो दो ई, एन फोटोन निकल रहा है अगर एक सेकेंड में तो क्या हो जाएगा, एन फोटोन निकलेगा तो उसके पास टोटल एनर्जी कितना होगा, एन इंटू ई, एक फोटोन के पास एक ई तो एन फोटोन के पास एन ई एनर्जी ना। तो जो पावर बराबर फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी भागा टोटल टाइम। अच्छा, टाइम तो हम लोग एक सेकेंड ही लेंगे ना, हमको यही तो बताना हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना फोटोन निकल रहा है। ठीक है, तो पावर बराबर टोटल एनर्जी भागा टोटल टाइम, तो टाइम तो यहाँ पे एक सेकेंड है। और रही बात टोटल एनर्जी की, तो जो टोटल एनर्जी है हमारा वो कितना होगा, एक सेकेंड में अगर एन फोटोन निकल रहा है तो उसके पास टोटल यानी कि टोटल एन ई एनर्जी निकल रहा है, क्योंकि एक फोटोन के पास एक ई एनर्जी होता है। तो पावर बराबर यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी मतलब टोटल नंबर ऑफ फोटोन यानी कि एन इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन इंटू एक फोटोन का एनर्जी ना। अगर एक सेकंड में एन फोटोन निकला यानी कि टोटल एनर्जी कितना निकला, एन इंटू ई, एन इंटू एक फोटोन का एनर्जी, तो ये हो गया क्या, एन इंटू ई। नीचे में भागा में एक है तो किसी चीज के भाग में एक रहता है तो उसको गायब कर देते हैं, उससे तो कोई मतलब नहीं, कितना भी भागा एक करेंगे तो वो एक का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या, टोटल नंबर ऑफ फोटोन यानी फोटोन का संख्या एन इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन यानी कि क्या, ई डाल दिए ना। तो पावर बराबर हमारा टोटल एनर्जी भागा टोटल टाइम, टोटल एनर्जी के लिए एक फोटोन का एक ही एनर्जी, एन फोटोन का एन ही एनर्जी लिख दिए। अब भागा टाइम तो हमारा क्या है, एक सेकंड, तो यहाँ पे एक से भाग दे दिए तो एक खत्म हो गया हमारा, एन बच गया और ई बच गया। अब यहाँ पे एक चीज देखा जाए, हमको नंबर ऑफ फोटोन चाहिए था, तो नंबर ऑफ फोटोन बराबर क्या होगा, पावर अब भागा एनर्जी ना, नंबर ऑफ फोटोन चाहिए तो पावर भागा एनर्जी करेंगे, यानी कि एन बराबर क्या करेंगे, पावर अब भागा एनर्जी, तो एन बराबर क्या हो गया, पावर भागा एनर्जी। तो पावर का मान दिया हुआ था कितना, 2 इंटू 10⁻³ उसको डाल दिए। रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी जो है एक फोटोन का वो हमारा कितना, इतना हम लोग अभी अभी निकाले हैं कि एक फोटोन के पास एनर्जी इतना है, तो उसको यहाँ डाल दिए। ठीक है, तो ये लगभग 3.98, ये लगभग 4 के बराबर है, 3.98 लगभग क्या है 4, तो 2 भागा 4, तो 2 भागा 4 यानी 1/2, 1/2 ये कर दिए। उसके बाद 10⁻³ वैसे ही है और 10⁻19 वैसे छोड़ दिए। अब ये 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, और ये 10⁻³ वैसे ही रह गया, और 10⁻19 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू क्या 10⁻19, यही ना है। इसको जरा इस तरफ लिख लेते हैं, n बराबर 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻ क्या 19, यही ना लिखा हुआ है। अच्छा, तो 0.5 वैसे ही छोड़ दिए, 0.5 को वैसे ही छोड़ दिए, ये -3 बेस सेम है, पावर ऐड होगा, 19 में जोड़ेंगे -3 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16, ये क्या 16, यानी 19 में से 3 घट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10⁻ क्या 16। ये 0.5 का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग पॉइंट इसमें से उड़ा दे, पॉइंट उड़ा दे तो क्या करेंगे 5/10, यही ना लिखेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 5/10, ये 0.5 है, इसमें से पॉइंट उड़ाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे 5/10, और इसको वैसे ही छोड़ दिए। 10 में से एगो 10 कट जाएगा, 10 का पावर 16, यानी 16 को 10 है और एगो 10 है, एक 10 से एक तो 10 उसमें से कट जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा 5, और यहाँ पे 10 का पावर 15, यानी कि 5 गुना 10 का पावर 15 फोटोन, 5 गुना 10 का पावर क्या 15 फोटोन निकल रहा है क्या प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड फोटोन का संख्या हमारा क्या है 5 गुना 10 का पावर 15। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11.1 हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11.2 में एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 11.2, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन जो है सीजियम का, कार्यफलन वर्क फंक्शन जो है सीजियम मेटल का, सीजियम धातु का क्या है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा ठीक है, क्या गिवन है भाई,
गिवन है अपने पास कि जो वर्क फंक्शन है फाई नॉट इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ए नंबर में मांगा कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम बताइए। सीजियम का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको बताना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर बताना है तो हम लोग एक बात जानते हैं कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों एक ही चीज होता है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर होता है किसके, वर्क फंक्शन के। यानी कि मेटल का जितना वर्क फंक्शन उसके बराबर का एनर्जी का फोटोन अगर आएगा ना, तो उस फोटोन की एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी H इंटू न्यू नॉड बराबर H इंटू न्यू नॉड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वर्क फंक्शन। तो यहां से इसीलिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई नॉड अब भागा हमारा क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी कि जो हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है न्यू नॉड इज इक्वल टू वर्क फंक्शन अब भागा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वर्क फंक्शन का मान हमारे पास दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.14 आई इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हम लोग इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 2.14 तो लिखे, लेकिन उसके बाद क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस एनर्जी को ना हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से गुना कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। रही बात H की, तो H हमारा 6.63 इंटू 10⁻34 है, तो उसको जैसा था हम लोग छोड़ दिए। आगे हम लोग अगर बात करें जरा सा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा जब, ठीक है, तो ये इंटू ये मल्टीप्लाई होकर 3.424 हो गया, और नीचे में 6.63 जस का तस है। ठीक है, 10⁻⁻19 ऊपर में है, ये 10⁻⁻34 नीचे से ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻9 वैसे ही रह गया, ये नीचे से ऊपर गया तो 10⁻, ये क्या है +34, -34 था, नीचे से ऊपर गया तो 10⁻+34। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद इतना डिवाइडेड बाय ये गुना ये मल्टीप्लाई होकर इतना हो गया, और ये नीचे का वैसे का वैसे 10⁻⁻19 भी है, ये नीचे से ऊपर गया तो 10⁻34 भी है। ठीक है, अच्छा इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे, इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो 0.516 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 10⁻⁻19 और +34 है, यानी कि -19 में जोड़ेंगे यदि +34 को, बेस सेम है तो पावर जुटेगा ना गुना में, तो -19 और +34 हमारा होता है कितना 15, +15, प्लस का साइन बड़ा है, 34 ज्यादा है ना, -19 कम है, 19 कम है, तो -19 में अगर 34 जोड़ेंगे +34 तो ये हमारा आ जाएगा क्या 15। अच्छा अब उसके बाद आगे देखिए, अब हम लोग इतना भागा इतना करके, इतना भागा इतना करके, इसको इतना तो लिख लिए, ठीक है, छोटा संख्या में बड़ा संख्या से भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा ना, इसलिए इतना आया, ये 10⁻15 वैसे का वैसे। अब हम इसको दशमलव को एक अंक बाद उधर लिखना चाहते हैं। साइंटिफिक तरीका ये कहता है कि पहला अंक के बाद आप दशमलव को रखिए, डेसिमल को रखिए। तो हम छोटा संख्या को बड़ा बनाने के लिए दशमलव को उस तरफ लेकर के गए, यानी 0.516 को बना रहे हैं 5 पॉइंट इतना, तो इधर के पावर में से एक घट जाता है। जब छोटा संख्या को बड़ा बनाना होता है तो पावर में से, गुना में जो पावर रहता है 10 के पावर में, उसमें से एक घटाते हैं। अगर बड़ा संख्या को छोटा बना रहे होते हैं तो उधर 10 का पावर में एक ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम छोटा बना रहे हैं, इससे ये छोटा संख्या को बड़ा बना रहे हैं जबरदस्ती, तो इधर पावर में एक घटाना पड़ेगा ना। तो इधर हम लोग क्या किए, 0.516 है, अब इसी को हम लोग पॉइंट उधर लेकर के गए तो इधर पावर में एक घटा दिए, तो 5.16 इधर हो गया। अब 15 में से एक गया तो ये क्या हो गया 14 ना। इतना हर्ट्ज हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसमें अगर डिटेल वाइज और भी अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसका सॉल्यूशन का लिंक मैं कमेंट में पिनअप कर दूंगा, जो ओल्ड सॉल्यूशन है मेरा एनसीईआरटी का इस पे आधारित, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्राउट टू 0 बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते हैं 0.60 वोल्ट का, 0.60 वोल्ट का, तो करंट हमारा पूरी तरीके से 0 हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बताइए कि आने वाले फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा
जो कि हमको उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो लग रहा है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट का लग रहा है ना। तो देखिए इसमें हम लोग आगे बात करें, अगर भी नॉट हमारा दिया हुआ है 0.6, भी नॉट हमारा दिया हुआ है कितना 0.6, जो गिवन है वो गिवन में हमारा क्या है भाई, भी नॉट इज इक्वल टू 0.6 ना, 0.6 वोल्ट है, 0.60 वोल्ट, यही हमारा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान 0.6 वोल्ट है तो बताइए आने वाले फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा, बस यही है हमारा सवाल, है ना। तो चूंकि हम लोग आइंस्टीन के इक्वेशन से जानते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आने वाले फोटोन का एनर्जी, आने वाले फोटोन का एनर्जी यानी एच न्यू माइनस मेटल का जो वर्क फंक्शन है उसको घटा देंगे। जैसे 10 जूल लेकर के आया और मेटल का वर्क फंक्शन 7 जूल है तो 10 जूल में से 7 जूल खा लिया इलेक्ट्रॉन ना, फोटोन का 10 जूल में से 7 जूल इलेक्ट्रॉन खा लिया, बाकी बचा 3 जूल लेकर के काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है ना। तो वही चीज है, काइनेटिक एनर्जी बराबर आने वाले फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो अच्छा ये चीज हम लोग आइंस्टीन के इक्वेशन से जानते हैं, ठीक है। बाकी एक बात और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है E इंटू वी नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल ना। तो इस KMX के जगह पे हम लोग E इंटू वी नॉट डाल दिए। अच्छा अब जरा सा हमको जो निकालना है वो हमको तो निकालना क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है यानी वी नॉट दिया हुआ है और सवाल में बोल रहा है कि आप जो है वो हमको क्या बताइए, वेवलेंथ बताइए। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट ना, लाइट का वेवलेंथ बताना है। फ्रीक्वेंसी का टर्म दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं, हमको वेवलेंथ चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे E इंटू वी नॉट बराबर एच न्यू को हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा, एच न्यू और एच सी बाय लेमडा दोनों तो बराबर ही होता है ना, एक ही चीज है ना। तो ये अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया भैया, फाई नॉट ऐसे छोड़ दिए, इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा E इंटू वी नॉट और ये इस तरफ आकर के जुट जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा फाई नॉट इज इक्वल टू इधर क्या बचा एच सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा। अब लेमडा को इधर ले भेज देंगे और इसको इधर भेज देते हैं तो जरा देखिए हमारे पास क्या आ जाता है इक्वेशन, लेमडा इधर चला जाएगा तो इधर हमारे पास क्या बचेगा एच इंटू सी अब भागा एच सी बचेगा, लेमडा उधर गया ये वाला इधर इधर आया E इंटू वी नॉट प्लस क्या फाई नॉट, यही ना बचा अपने पास एच सी बाय लेमडा, ये इधर चला गया ये इधर चला गया, ये इंटरचेंज हो गया। अब लेमडा का मान हमको पता करना है, एच का मान हमको मालूम है 6.63 गुना 10 का पावर माइनस 34, याद किए हुए एनसीईआरटी भी यही देता है, एच का वैल्यू 6.63 गुना 10 का पावर माइनस 34। और रही बात सी यानी कि लाइट का स्पीड है तो लाइट का स्पीड हम लोग 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख दिए। अब ई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है चार्ज, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो उसके जगह पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। भी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल सवाल में दिया हुआ था 0.60 या 0.6 भी तो लिख सकते हैं ना, तो वही 0.60 जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां डाल दिए क्या ना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान यहां डाल दिए। और रही बात प्लस का साइन था प्लस छोड़ दिए। हमारा ये वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ था सीजीएम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीजीएम का जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है वर्क फंक्शन दिया हुआ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम लोग क्या किए फाई नॉट के जगह पे 2.14 लिख दिए, वर्क फंक्शन जितना था। अब इसको हम इतना से क्यों गुना किए हैं, इसलिए गुना किए क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में न दिया हुआ है वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए यानी कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 2.14 है, इसको हम लोग 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से गुना कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा यूनिट में बदल जाएगा। अब एक चीज देखा जाए जरा सा, यहाँ पे 3 गुना इतना करेंगे तो 3 गुना इतना करेंगे तो ये हमारा आएगा 19.89 और इधर ये 3 गुना इतना करके ये आ गया हमारा और इधर इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगा गुना होकर के तो -34 प्लस 8 होता है -26, 8 से 14 -34 प्लस 8 होता है -26 10 टू पावर -26, यानी इतना गुना इतना करके हम लोग 19.89 लिख दिए और इन दोनों का बेस सेम था, पावर ऐड हुआ -34 प्लस 8 मिलकर हमारा 10 टू द पावर -26 हो गया। अब नीचे में अगर गौर किया जाए तो यहां पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है और इस तरफ भी प्लस के इस तरफ भी 1.6 इंटू 10 पावर -19 है, प्लस के उस तरफ भी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 है। दोनों तरफ से हम लोग इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो जब कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा बाहर इस तरफ कॉमन आ गया,
1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19 दोनों तरफ से बाहर निकल गया और ये 0.60 अंदर में बच गया और 2.14 अंदर में बच गया। अब हम लोग इस सब कुछ को छोड़ के इन दोनों को सिर्फ ऐड करेंगे। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वहां पे देखिए 19.89 वैसे का वैसे छोड़ दिए, 10⁻26 वैसे ही है, 1.6 इंटू 10⁻19 वैसे ही है। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.74। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा क्या, 2.74। अच्छा, और अब एक बात देखिए, लेमडा इज इक्वल टू, ऊपर वाला को जस का तस छोड़ दिए, नीचे वाला में देखिए क्या किए, 1.6 गुना 2.74। तो 1.6 इंटू 2.74 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर के हमारा कितना हो जाएगा, 4.384। 4.384। और ये 10⁻19 को भी वैसे छोड़ दिए। अब इतना डिवाइडेड बाय इतना करना है हमको, सही ना। तो इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये आएगा 4.54। इतना डिवाइडेड बाय इतना आएगा 4.54। और इधर जो है हमारा क्या है, 10⁻26 और ये 10⁻19। तो माइनस वाला दोनों पावर माइनस माइनस में ही है तो दोनों कटेगा हमारा। तो -19 और इधर -26 कट करके क्या हो जाएगा, ऊपर में -7, 10⁻7। क्यों, क्योंकि 19 से 7 26 होता है। इसमें ये 19 को कट गया तो 19 को कट गया तो 10⁻, सिर्फ 7 ही बचा। अब ये 4.54 गुना 10⁻7 है। ठीक है, अगर हम इसका दशमलव उड़ाते हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो उड़ा करके पॉइंट उड़ाएंगे तो 1, 2 अंक है तो 2 को 0 कर दिए। इतना तक हम लोग यहाँ पे ऐसे छोड़े। अब एक चीज देखिए, इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। तो ये 454 तो ठीक है, ये 100 माने 10 का स्क्वायर हुआ और इसको वैसे का वैसे इधर का छोड़ दिए। ये 10 का स्क्वायर नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻²। 10 क्या हो गया, ये -2। 100 को 10 का स्क्वायर लिखे, ये नीचे से ऊपर गया तो 10⁻²। अच्छा, और ये 454 तो वैसे का वैसे है। अब 10 का पावर -7, 10 का पावर -2, 7 2 9, यानी कि 10⁻9 हो गया है ना। तो अब 454 गुना 10 का पावर -9 मीटर, और ये 10⁻9 मीटर को हम लोग नैनोमीटर लिखते हैं, इसीलिए 454 ना इंटू 454 नैनोमीटर इसको लिखेंगे। 10⁻9 मीटर को नैनोमीटर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग का 11.2 पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके बाद जो है वो अगला टॉपिक करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यानी कि वेव नेचर ऑफ मैटर और एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 11.3। उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में फिलअप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़